तो हाय गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो मैं आप लोगों को आज हिंदी व्याकरण चालू करने वाला हूं। तो चालू करने से सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तब इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक। और माने अगर आपको इस चैनल से क्लास 10th का बिल्कुल फ्री में तैयारी करना है तो आप विद्या विस्तार से जुड़ सकते हैं, ठीक। जुड़ के आप क्लास 10th का फ्री में तैयारी कर सकते हैं, ठीक। इसमें आपको नोट्स ऑल कोर्स फ्री मिलेगा, ठीक। इसमें बहुत मैंने मस्त जो चीज़ है, और पूरा फुल कोर्स फ्री है 2025 के लड़कों के लिए, ठीक। अगर आप हिंदी व्याकरण सिलेबस चेंज नहीं होता है, अगर आप मैंने सिलेबस चेंज नहीं होता है, आप किसी भी साल से पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, सिलेबस आपको पढ़ना होता है। बस आपको जो व्याकरण, अगर मान लीजिए कि हम 2025 में ही पढ़ा रहे हैं, ठीक, 2025 में पढ़ा रहे हैं, आप 2026 में इस वीडियो को खोल के देख रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप 2026 में भी इस वीडियो को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस है सिलेबस सेम रहता है। मगर दिक्कत क्या होता है, वीबीआई जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, वो थोड़ा चेंज होता है। ऑब्जेक्टिव भी वही रहता है लेकिन वीबीआई दूसरा हो जाता है, ठीक। तो जो 2025 में पढ़ाया गया वो भी 2026 में पढ़ाया जाएगा, ऐसा बात नहीं है कि चेंज हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को थोड़ा मैंने पढ़ाया जाएगा, आप लोगों को इसके पहले दूसरे लड़कों को पढ़ाया गया था, अब आप लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो सिलेबस वही था, आप लोग को पढ़ना है वही, कोई दिक्कत नहीं। आप 2027 में भी इस वीडियो को देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 2028 में भी तो कोई दिक्कत नहीं। मैं सिलेबस जो पढ़ा रहा है सिलेबस चलेगा। अगर आप बीबीआई क्वेश्चन 2025 का उठा के देख लेंगे तब तो दिक्कत है, या चाहे 2026 आप है 2027 में, ठीक, 2027 में है, 2026 का बीबीआई क्वेश्चन दिख रहा है तब दिक्कत है, ठीक। तो ऐसे आप क्या करेंगे कि जो मैंने सिलेबस है उस सिलेबस किसी भी साल का होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप वीबीआई क्वेश्चन नहीं देख सकते। तो मैं अभी सिलेबस चालू करने जा रहा हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्री में तैयारी करना है ऑल सब्जेक्ट का, तो इस चैनल को विद्या विस्तार को जल्दी से सब्सक्राइब कर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम आ गए हैं स्क्रीन पे, फिर से देखो देखिए तो देखिए हम आ गए हैं फिर से स्क्रीन पे। तो देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर, सबसे पहला टॉपिक जो बहुत आसान है, यहीं से जीरो लेवल से, यानी आप मान लीजिए कि हम एकदम जीरो से बेसिक से स्टार्ट करें, ठीक। तो पहला क्या है, व्याकरण क्या होता है, ठीक। सबसे पहले ही होता है व्याकरण क्या होता है। व्याकरण के बाद आप पढ़ सकते हैं उसके अंतर्गत क्या आता है। सबसे पहले आप पढ़िए व्याकरण। हम लोग व्याकरण शुरू कर रहे हैं तो उसके बारे में तो कुछ मालूम होना चाहिए ना, व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण क्या होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे व्याकरण क्या होता है, सबसे पहला ही हेडिंग है व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण व्याकरण एक शब्द शास्त्र है। शब्द शास्त्र का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारा शब्द लिखा गया हो, ठीक। जैसे कि आप रिंग वेद शब्द सुने होंगे शास्त्र के बारे में, उसमें बहुत सारे शब्द शब्द के बारे में लिखा गया हो, खाली शब्द के बारे में, उस शब्द शास्त्र कहलाता है, ठीक। मैंने एक किताब हो गया जिसमें सिर्फ शब्द के बारे में लिखा गया हो, जैसे व्याकरण के बारे में। तो व्याकरण एक क्या है, शब्द शास्त्र है, ठीक। उसके बाद जो हमें व्याकरण एक शब्द शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा का, ठीक, किसी भी भाषा का, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, मराठी हो, जो भी हो, ठीक। तो किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध ज्ञान देता है, ठीक। शुद्ध शुद्ध ज्ञान देता है। अगर हमको हिंदी बोलना होता है तो देखिए हिंदी कैसे बोलते हैं, एग्जाम्पल में ले लीजिए, इधर देखिए, इधर एग्जाम्पल में ले लीजिए। सबसे पहले समझिए व्याकरण एक शब्द शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध ज्ञान देता है। अगर हम आपसे बोले कि राम जाता है, ठीक, ये तो आपको लग रहा है कि हाँ राम जाता है। अगर हम बोले कि राम जाती है, राम जाती है, तो आपको अच्छा लगेगा। आप बोलेंगे राम जाती है, लड़की थोड़ी है। तो यही किससे मालूम चल रहा है कि हई गलत है हई वाला सही है, किससे, तो ये व्याकरण के रूल से मालूम चल रहा है, यानी नियम से। तो वही जो राम जाता है ये कौन बता रहा है, व्याकरण। तो किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध ज्ञान देना ही व्याकरण का काम है, यानी व्याकरण कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पे राम जाती है ये गलत होगा, और राम जाता है ये सही होगा, ठीक। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा है सीता जाती है, ठीक। तो सीता जाती है इसका मतलब लड़की है, जा भी रही होगी, ठीक। और वहीं पे नीचे लिखा है सीता जाता है, तो सीता जाता थोड़ी है, वो लड़का थोड़ी है। तो ये किसके कारण हमको मालूम चल रहा है, व्याकरण के चलते, ठीक। तो सीता का जाती है तो ये सही है, लेकिन नीचे वाला गलत है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए व्याकरण एक शब्द शास्त्र है, ठीक, ध्यान से समझिए। व्याकरण एक शब्द शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध ज्ञान देता है, ठीक। यानी जैसे कि हमको जाना है तो हम बोलेंगे कि मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक। तो ये तो मैं कहीं जा रहा हूँ, चाहे मैं अपना नाम लेकर, जैसे कि लक्ष्मण कहीं जा रहा है, ठीक। अगर हम ही बोलेंगे कि लक्ष्मण कहीं जा रही है तो ये गलत है,
ये गलत है कि नहीं? लक्ष्मण कहीं जा रही है, लड़की थोड़ी है कि जा रही है, लक्ष्मण जा रहा है, लड़का है, ठीक। तो इसे मैंने किसी भी प्रकार से शुद्ध शुद्ध ज्ञान यानी शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए ये हमें क्या देता है? ज्ञान देता है, उसी को व्याकरण कहते हैं, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए, और उसके बाद ये बहुत आसान टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा देखिए, व्याकरण के प्रकार, ये तो और आसान है। व्याकरण के प्रकार, व्याकरण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक। व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? व्याकरण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो देखिए, पहला होता है वर्ण विचार, ठीक। पहला क्या है? वर्ण विचार। दूसरा क्या है? शब्द विचार। तीसरा वाक्य विचार। चौथा क्या है? चिन्ह विचार, ठीक। लेकिन एक मिनट, एक रिमार्क में भी आता है, रिमार्क एंड एक्स्ट्रा वाला, ठीक। एक एक्स्ट्रा भी आता है जिसका नाम है छंद विचार, ठीक। ये क्या है? छंद विचार, ठीक। अगर आप मानना चाहते हैं तो 5 नंबर भी मान सकते हैं, या रिमार्क में भी लिख लीजिएगा छंद विचार, ठीक। उसके बाद देखिए वर्ण विचार। वर्ण उस मूल ध्वनि को, सबसे पहला आप इसमें देखेंगे वर्ण विचार किसे कहते हैं, ठीक। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप जब वीडियो कट हो जाएगा उसके बाद आप बना लीजिएगा नोट्स, ठीक। तो देखिए, वर्ण विचार, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है। ध्वनि मतलब क्या होता है? जो हम लोग बोल रहे हैं, ठीक, उसी को मूल ध्वनि कहा जाता है। जैसे कि जो मूल यानी सबसे छोटा ध्वनि, ठीक, सबसे छोटा ध्वनि को, जैसे कि देखिए आगे थोड़ा सा आगे जाइएगा तो आपको समझ में आएगा। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता। जितना भी हम बोल रहे हैं, जैसे कि हम अभी बोल रहे हैं, तो ये कैसे, क्या चीज से आ रहा है? बोल रहे हैं, ठीक, बोल रहे हैं। तो इसमें बहुत, इसमें टुकड़ा हो सकता है। वो ब आधा ब, उसके बाद इसमें क्या लगा है? ई वाला लगा है, ठीक, सॉरी ई वाला लगा है, ठीक। ओ उसके बाद ल, और उसके बाद आधा ल और फिर अ। मैंने इसको अगर हम तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे तो देखिए कितना कितना बार टूट गया, इतना बार में टूट गया। तो उसको मैंने वर्ण उसको कहा जाता है जिसका टुकड़ा ना हो सके, ठीक, जिसका टुकड़ा या खंड ना हो सके, ठीक। तो देखिए इसमें किसका किसका खंड नहीं होगा उसे वर्ण कहते हैं। तो देखिए वर्ण की भाषा सबसे छोटी इकाई होती है, सॉरी एक मिनट, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ये भी डिफिनेशन सही है, ठीक। आगे देखिए कौन कौन होता है, एग्जाम्पल में बहुत ज्यादा समझ में आता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए अ का टुकड़ा थोड़ी हो सकता है। उसके बाद आ का टुकड़ा नहीं हो सकता है। ई जितना भी दिया जाता है टोटल 52 वर्ण है, ठीक। वर्णों की संख्या 52 है, अभी आगे आपको मालूम चलेगा। तो उसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है, ठीक। ये भी है, देखिए ई, इधर क ख ग पूरा मैंने जहां तक 52 गो है, अभी कितना हुआ सब आपको बताएंगे कि कौन क्या है। तो यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? फिर एक बार और समझाते हैं। हम इसलिए लेकर लाते हैं ताकि आपको समझने में, जितना वक्त लिखने में लगेगा उससे कम वक्त आपको समझाने में और आपको वीडियो देखने में लगेगा, क्योंकि वक्त बचाना बहुत जरूरी है, परीक्षा नजदीक आ रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे व्याकरण क्या होता है, तो एक मिनट एक बार और समझ लीजिए। व्याकरण एक शब्द शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा का शुद्ध शुद्ध ज्ञान देता है। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि मार्कर से लिख रहे हैं, ये नहीं ना बोल रहे हैं कि मैं मार्कर से लिख रही हूँ, क्योंकि मैं लड़की नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ, तो मार्कर से मैं लिख रहा हूँ, ठीक। तो मैं, मेरा जो कहा होगा रहा हूँ वो सही होगा, रही हूँ वो गलत होगा, ठीक। ऐसे जैसे कि यहाँ पे राम जाता है सही है, राम जाती है ही गलत है, ठीक। उधर देखिए सीता जाती है सही है, लेकिन सीता जाता ही गलत है, ठीक। ऐसे आप कर सकते हैं। व्याकरण के प्रकार आप समझ गए, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और चिन्ह विचार। उसके बाद एक्स्ट्रा में एक होता है छंद विचार, ठीक। तो वर्ण विचार किसे कहते हैं तो अभी समझ गए। वर्ण विचार उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है, ठीक, उसे वर्ण विचार कहते हैं। तो यहाँ तक समझ गए, आपको कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए अभी 52 को है, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत आसान है। तो अभी आते हैं स्क्रीन पे, होल्ड 1 मिनट। तो हम आ गए हैं फिर से स्क्रीन पे। तो देखिए जो ये है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी है टॉपिक है, जो मान लीजिए आप टॉपिक नहीं, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा हेडिंग है, बहुत मस्त हेडिंग है, ठीक। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो है वो स्टार वाला है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णों की संख्या हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, ठीक। इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, जब हम यहाँ से जाएंगे तो आपको बोलेंगे कि स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक। तो देखिए हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, ठीक। उसके बाद वर्णों के समूह को वर्णमाला, ठीक, वर्णमाला कहते हैं। सबसे पहले आप अभी
स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा बाद में, तो भाई आ जाएगा ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। हो गया? तो देखिए इधर देखिए, वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। ठीक, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, अब देखिए, वर्ण को जिस चिन्ह से, ठीक, वर्ण को जिस चिन्ह से दर्शाते हैं उसे लिपि कहा जाता है। ठीक, वर्ण को माने जिस चिन्ह के अनुसार लिखते हैं उसको क्या कहता है? लिपि कहा जाता है। जैसे अब इंग्लिश ग्रामर का बात करें तो उसको ऐसे लिखते हैं, ए बी सी, और हिंदी का बात करें तो क ख जैसे ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें जो थोड़ा अल्बे टाइप का है, इसमें भी अलग अंतर दिखे ना, एक ऐसे लिखाई रहा है, उसमें दूसरा फॉन्ट चल रहा है, इसमें कखोगा में दूसरा फॉन्ट चल रहा है, तो इसी को लिपि कहा जाता है, इसी फॉन्ट को लिपि कहा जाता है। तो अब बताइए कि इसमें कौन कौन सा लिपि है? तो जो हिंदी वाला वर्ण है इसी को कहा जाता है, हिंदी वर्ण को देवनागरी लिपि कहा जाता है। आपको लिपि के बारे में आगे बताएंगे कि कौन का को कौन सा लिपि कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे अभी समझिए, तो जिस माने थी से चिन्ह से दर्शाया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। एक बार और, किसी भी भाषा को लिखने के तरीका, किसी भी भाषा को लिखिए, मराठी, गुजराती, उर्दू, फारसी, इंग्लिश, कुछ भी लिखिए, तो उसको लिखने में कुछ ना कुछ फॉन्ट लिखेंगे, लगेंगे, कुछ ना मन कुछ तरीका लगेंगे। जैसे कि हम लिख दिए क ख का, तो इसमें दूसरा लिख आ रहा है कि नहीं, जैसे यहाँ पे ABCD, ठीक, ऐसे लिखना। कुछ उर्दू इस टाइप का चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे कैसे कैसे में चलता है उर्दू। ठीक, तो मैंने ऐसे चलता है। ठीक, तो उर्दू में दूसरा लगता है। ठीक, तो ऐसे लगता है। तो देखिए कोना को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे जिस भी भाषा को लिखने का तरीका होता है उसी को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत, ये जो चार गो है, हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत, ये चार गो है, इसको कहा जाता है देवनागरी लिपि। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहा जाता है? देवनागरी लिपि, यानी देवनागरी लिपि। यानी देखिए, आप हिंदी लिखिए तब ठीक, मराठी तब वो, नेपाली तब वो, और संस्कृत, यानी चार को आप लिख रहे हैं तो किस चीज में लिखाएगा? देवनागरी लिपि में। मैंने देवनागरी लिपि का खासियत होता है उसका ऊपर पाई रहता है। ठीक, इस सब का देखिए, इसमें कहीं पाई नहीं ना है, इसको फारसी लिपि कहा जाता है। देखिए आगे आपको मालूम चलेगा। इसमें देखिए कैसे चल रहा है, ई वाला इधर से चलता है, इधर से चलता है, हम लोग इधर से लिखते हैं, तो ये सबको आगे बताएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, ये तो आप समझ गए, हिंदी, मराठी, नेपाली और संस्कृत। समझना नहीं है, मैंने थोड़ा सा याद भी करना है, ये तो समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत, ये चार गो है, आपको माने याद रखना है, इसको देवनागरी के अंदर रखा मैंने लिखा जाता है। ठीक, उसके बाद अंग्रेजी को, अंग्रेजी देखिए अंग्रेजी वाला है, तो अंग्रेजी को किस भाषा के, किस लिपि के अंतर्गत लिखा जाता है? तो अंग्रेजी को लिखा जाता है रोमन लिपि के अंतर्गत। ठीक, रोमन लिपि, ठीक, रोमन लिपि के अंतर्गत लिखा जाता है। ठीक, अब देखिए आगे उर्दू, अभी उर्दू की बात हम आपसे कर रहे थे। देखिए कैसा है उर्दू, कैसा है, ऐसे मैंने कुछ कुछ ऐसे हमको नहीं लिखना था, लेकिन कुछ कुछ ऐसे ऐसा ही कोई कोई भाजते हैं तो देखते हैं, मैंने ऐसे ऐसे लिखा रहता है, तो उर्दू ऐसे है। तो उर्दू का जो लिखने का भाषा है, लिपि है, वो कौन सा है? वो है फारसी। ठीक, वो फारसी है। अब देखिए पंजाबी जो लिखते हैं, पंजाब वाले, वो कैसे लिखते हैं? तो पंजाब वाले लिखते हैं पंजाब भाषा की लिपि को गुरुमुखी। ठीक, उनको जो जिस भाषा में लिखते हैं, जिस अंदाज में, उसको कहा जाता है गुरुमुखी लिपि। ठीक, उसके बाद देखिए सबसे पुरानी लिपि, माने ये तो सब अभी नए नए बने हैं, अभी नए नए, तो सबसे पुरानी लिपि कौन है? सबसे पुरानी लिपि ब्राह्मी लिपि है। ठीक, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूछाता है। और ये यहाँ पे ई वाला इम्पोर्टेंट है, ई वाला लगभग सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा ई वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक, और ई वाला तो बिल्कुल नहीं। तो देखिए सबसे पुरानी लिपि को, सॉरी, सबसे पुरानी लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था, इसको आप याद कर लिए। आते हैं फिर नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो चलिए फिर से आ गए हैं स्क्रीन पे। तो देखिए यहाँ पे अब और मात्र एक सेट और, माने एक बोर्ड और होगा, उसके बाद आपका आज जो है आज का समाप्त हो जाएगा। ठीक, देखिए कितना कम समय में आप लोग के लिए सबसे कम समय लगा रहे हैं, क्योंकि मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए। देखिए इधर पूरा पसीना हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ आप देखिए, चलिए बोर्ड पे देखिए, वर्ण के प्रकार क्या है? वर्ण के प्रकार, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ठीक,
कितने प्रकार के होते हैं वर्ण, अभी वर्ण समझाए ना हम, जिसका कोई टुकड़ा या खंड ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। अब देखिए वर्ण के प्रकार, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला क्या होता है स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण, ठीक। उसके बाद देखिए पहला स्वर्ण वर्ण, इसमें तो कोई समझाने वाला बात नहीं है, आगे आइए। स्वर्ण वर्ण किससे कहते हैं, तो स्वर्ण वर्ण का उच्चारण स्वयं होता है, माने एक ऐसा वर्ण होता है जिसका उच्चारण स्वयं होता है, किसी के सहारा से नहीं होता है। मैं ये समझाने वाला हूँ, एक मिनट थोड़ा नीचे भी देख लीजिए। जिस वर्ण का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के आवश्यकता पड़ती है, वर्ण के उच्चारण के लिए, सॉरी, जिस वर्ण का उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण के आवश्यकता पड़ती है, यानी दूसरा वर्ण, जैसे देखिए अगर हम खाली क बोलेंगे, ख बोलेंगे, ग बोलेंगे, तो इसमें देखिए क बोलेंगे तो आधा क और उसके बाद ओ आता है, ठीक। इन दोनों को मिला के क्या बनाया गया है, क बनाया गया है, ठीक। तो इसको बोलने के लिए हमको क्या चाहिए, एक और वर्ण की आवश्यकता है जिसका क्या है, ओ है। तो एक मिनट ऊपर देखिए कि स्वर्ण वर्ण के उच्चारण, स्वर्ण वर्ण का उच्चारण स्वयं होता है, यानी वो खुद होता है, अर्थात स्वर्ण वर्ण का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है, यानी उस दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेता है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए ओ आ ई, मैंने देखिए छोटी बड़ी छोटा बड़ा, री ए ओ औ, ठीक 11 ही होता है ये टोटल। यहाँ से लेके स्क्रीनशॉट आप नहीं मारे थे क्या, एक मिनट जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए, तो जल्दी से मारिए, मार लिया। देखिए यहाँ से लेकर थोड़ा भजा जाएगा, इसीलिए पहला ही स्क्रीनशॉट मरवा दे रहे हैं, नहीं तो इसका नोट्स फ्री मिलेगा ना आप लोगों को। बस इस नंबर के ग्रुप में जुड़िए, 6299 76 39 83 नंबर लग रहा है, एक मिनट इधर दे देता हूँ, 6299 76 39 83। आप जिस पे ऐसे ही हाई लिख के भेजिएगा तो इधर से पूरा डे चला जाएगा, इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा लाइट ऑफ हो गया है, तो मैंने आप इस पे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे आप, मैंने इस पे आप ज्वाइन हो सकते हैं 6299 पे हाई लिख के भेज के व्हाट्सएप पे। अब देखिए ये जैसे हो गया कि जैसे अ को बोलने के लिए किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, खाली अ, फिर आ, मैं दूसरे वर्ण की आवश्यकता होगी नहीं करेगा, लेकिन वही ले लीजिए क बोलने के लिए, क दो से मिलकर बना है, ख भी बन गया है, आधा ख प्लस अ से क्या बना है, ख बना है, ठीक ऐसे बना है। लेकिन हम लोग को यहाँ क्या दिखाई दे रहा है कि जो है नहीं बना है, ठीक, जैसे कि और नहीं बना है, उससे वो अकेले ही है, ठीक ऐसे। तो देखिए जिस वर्ण की उच्चारण के लिए, जिस भी वर्ण हो उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं व्यंजन वर्ण। इसमें माने दूगो होगा, ठीक, इसमें दूगो होगा, लेकिन जिसका उच्चारण के लिए वो स्वयं हो, माने इसमें कोई साथ ना दे, वो अकेले हो, उसे कहते हैं स्वर्ण वर्ण, ठीक, ऐसा आप याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण ये तो हम बता दिए कि स्वर्ण वर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक 11 होते हैं। लेकिन अब बताइए कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, 33 होती है। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, 33 होती है। अब 33 होती है, कौन कौन 33 होती है, जैसे हम तो यहाँ पे 11 बताए, तो 11 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 है यहाँ पे। लेकिन ये 33, तो 33 है कहाँ पे, हमको मैंने प्रूफ चाहिए आपको। तो देखिए यहाँ पे व्यंजन वर्ण के अंतर्गत, ठीक, व्यंजन वर्ण के अंतर्गत, पहले ही समझ में आ गया है ना, मैंने जिसको सहायता लेनी पड़े, ठीक, जिसको सहायता लेनी पड़े उसे क्या कहता है व्यंजन वर्ण, और जिसको सहायता नहीं लेनी पड़े उसे स्वर्ण वर्ण, ऐसे आप याद करके रखिएगा, ठीक। तो देखिए व्यंजन वर्ण के अंतर्गत तीन प्रकार के आते हैं, मैंने अंतर्गत 3 गो आते हैं, कौन कौन, स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, उसके बाद ऊष्म व्यंजन, ठीक 3 गो आते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक 3 गो हो गए। अभी 3 गो आते हैं, तो मैंने 33 गो में 3 बताया है, तो कौन कितना है, तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन यहाँ नहीं हट रहा था इसलिए यहाँ पे लाए, आई इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक, इससे हर एक साल 3 नंबर 4 नंबर कुछ का क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक। जिसे बोल देगा क का उच्चारण स्थान, प का उच्चारण स्थान, यहाँ पे झ का उच्चारण स्थान, ऐसे पूछ देगा, ठीक। तो चलिए अभी बता देंगे, अभी उच्चारण स्थान यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखिए स्पर्श व्यंजन वर्ण, पहले 33 को हमको साबित करने दीजिए।
क्या है, स्पष्ट व्यंजन वर्ण। तो स्पष्ट व्यंजन वर्ण में देखिए कि कौन को है, स्पष्ट व्यंजन वर्ण इतना है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब आप कहेंगे कि क वर्ग किसे कहते हैं, च वर्ग क्या आप बता रहे हैं। तो देखिए क वर्ग का मतलब क ख ग घ अंग, क से अंग तक को क वर्ग कहा जाता है, च वर्ग, च से य तक को च वर्ग कहा जाता है, ट वर्ग, ट से अर तक को ट वर्ग कहा जाता है, त वर्ग, त से लेके न तक के वर्ग को मैंने जितनी भी है वर्ण को कहा जाता है त वर्ग। ऐसे मैंने प वर्ग तक लाया गया, ठीक। ये कितना है, 25 को है, कैसे इसमें 5 को, इसमें भी 5 को, इसमें भी 5 को, इसमें मैंने टोटल कितना को 25 को है, ठीक। तो 25 को आप स्पष्ट व्यंजन वर्ण देख लिए कितना, 25 को, ठीक। उसके बाद देखिए अंतस्थ व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण 4 को होता है, कौन कौन, य र ल व, ठीक। यही होता है अंतस्थ व्यंजन वर्ण, ठीक। उसके बाद उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन वर्ण भी 4 को होता है, कौन कौन, स फ स ह, ई वाला 4 को, ठीक। तलावे स, फ, मूर्धन्य स, ह, ठीक, ई वाला होता है, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे ये तो इतना बता दिए। देखिए जोड़ भी लीजिए, 25 गो स्पष्ट व्यंजन वर्ण, 4 गो अंतस्थ व्यंजन वर्ण, 25 4 29। उसके बाद उसमें व्यंजन वर्ण 4 गो, 29 को 4 गो 33 को होता है। आपका प्रूफ हो गया कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, 33 को। ये भी आप देखिए बोलिए कौन कौन होता है। लेकिन अब आइए उच्चारण स्थान में, उच्चारण स्थान में आपका कितना नंबर, 3 से 4 नंबर। खाली आप इतना को याद करके रखिए, इतना को, इतना याद करना बहुत भारी बात नहीं है, क्या है कि आपको याद करना है खाली भाई, आपको याद करना है KTM 2, ठीक। मैंने 2 का सब KTM 2, बस इतना याद करके रखिएगा, सब बन जाएगा। देखिए क वर्ग पहले लिखेगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब देख लीजिएगा किस वर्ग का है। और उसके बाद देखिए KTM यानी के से कंठ, M T से तालु, M से मृधा, मृधा, ठीक। D से दंत, O से ओठ, ये वाला कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद क वर्ग को के से यानी कंठ से बोला जाता है, मैंने, और हम क बोलते हैं तो यहाँ से बोलेंगे, ठीक। उसके बाद च वर्ग, च वर्ग यानी तालु से, जैसा ही त बोलेंगे कुछ भी बोलेंगे, इसमें का च छ ज झ, जीभ के जो ऊपर वाला, मैंने यहाँ इधर का स्थान होता है, ऊपर वाला जीभ के ऊपर वाला होता है, उसमें जाके जीभ सट जाता है, इसीलिए उसके तालु। ट वर्ग, ट ठ ड ढ, ये मृधा से यानी मुंह से बोला जाता है, इसलिए इसको कैसे कहते हैं, मृधा कहते हैं। त वर्ग को देखिए, त थ द, यहाँ के देखिए जीभ आपका दांत में सट रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दंत, दंत माने इसे दंत से बोला जाता है, दांत से। उसके बाद देखिए प वर्ग, प वर्ग आप जैसा ही बोलिएगा ना, प फ ब भ, आप मेरे मुंह पे गौर कीजिए, प फ ब भ, ये क्या ओठ दोनों सट रहा है, ठीक। ओठ दोनों सट रहा है, इसलिए क्या कहें, इसे ओट्स के अंतर्गत रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आप क वर्ग च वर्ग ऐसे याद कीजिए, इधर याद कीजिए KTM 2, के से कंठ, T से तालु, M से मृदा, D से दंत, O से ओठ। अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैंने अभी और पढ़ाई करना है, आगे देखते हैं, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। जिसके साथ कोई नहीं हो उसे स्वर्ण वर्ण, जिसके साथ कोई हो उसे व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11, व्यंजन वर्ण की संख्या 33। 3 गो के भाग में बढ़ गया स्पष्ट व्यंजन वर्ण जो 25 को होता है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण 4 को होता है, उसमें व्यंजन वर्ण 4 को होता है। देख लिए कौन कौन होता है, नाइस। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक। तो फिर से आ चुका है स्क्रीन पे, तो देखिए यहाँ पे अब आगे वाला जो टॉपिक है अब ज़्यादा नहीं है, तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉचिंग जरूर कीजिएगा। अगला जो टॉपिक है शब्द पढ़ाएंगे अगला क्लास में। तो यहाँ पे देखिए अगर एक बार और बता दो, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के पास ताकि वो भी पढ़ लें। ये ऑल क्लास के लिए, एओ क्लास के लिए नहीं, 9, 10, 11, 12 या किसी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी होता है उसमें भी ये पूछता है, ठीक, उसके लिए भी है। तो देखिए आयोगवाह वर्ण क्या होता है, ठीक। आयोगवाह वर्ण क्या है चाहे क्या होता है, तो आयोगवाह वर्ण जो वर्ण ना तो स्वर्ण ना तो व्यंजन, यानी ना जो स्वर्ण वर्ण होता है ना जो व्यंजन वर्ण होता है, उसे ही कहते हैं आयोगवाह वर्ण। तो आयोगवाह वर्ण के अंतर्गत क्या क्या आता है, ये दिख रहे हैं आपको, अंग और यह, जो अ आके लास्ट का दुग होता है, एगो अंग होता है, एगो अ होता है, ठीक। वही है यहाँ पे दोनों, ठीक। आयोगवाह वर्ण की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक। एक बार और स्क्रीनशॉट मार लीजिए जल्दी से। देखिए आयोगवाह वर्ण की संख्या 2 होती है, लास्ट का अ में क्या अंग और अ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। मैंने जो तो ना स्वर्ण हो और ना व्यंजन, उसे ही कहते हैं आयोगवाह वर्ण, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखिए द्विगु
द्विगुण। आगे आगे देखिए क्या है, द्विगुण वन। द्विगुण वन क्या होता है, तो द्विगुण इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। द्विगुण का, द्विगुण का देखिए एगो अंगा के नीचे अगर बिंदु तो इसको र पढ़ा जाता है, क्योंकि इसको पढ़ना जिसे लिखा जाता है, पढ़ना पढ़ना लिखा जाता है ना, तो वहां पे इसका उपयोग होता है। उसी को उ एगो र के अगर ड के नीचे एगो बिंदु लगा दे उसको र पढ़ा जाता है। इन दोनों को मिला के द्विगु गुण बना है, ठीक, द्विगु गुण वन, ठीक, द्विगु गुण वन, ठीक। आगे देखिए संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कितनी संख्या होती है, उनकी संख्या 4 होती है। छात्र ज्ञास्र, ठीक, छात्र ज्ञास्र संयुक्त वर्ण होते हैं। संयुक्त वर्ण अब देखिए कितनी संख्या होती है इनकी, 4 होती है। छात्र ज्ञास्र। अब जो 6 है इसे संयुक्त वर्ण किसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि दो वर्णों से मिलकर बना है, ठीक, वो भी व्यंजन। देखिए जो 6 बना है को और स्र से बना है, ठीक। आप लोग कभी सुने होंगे कवारती 6, इसे कवारती 6 भी कहा जाता है, ठीक, कवारती 6 इसे भी कहा जाता है, ठीक। उसके बाद त्र का जिस बना है आधा त प्लस आधा र, इंपोर्टेंट है, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत इंपोर्टेंट है। इसमें से एगो ना एगो ऑब्जेक्टिव में आपके रहेगा 1 नंबर का, ठीक। इसमें देखिए एगो 2 4 गो बटा 1 2 3 4। देखिए एगो 6 का है, एगो त्र का, एगो ज्ञ का, एगो स्र का। जो 6 का है आधा क और आधा कवारती 6 मैंने पेटकर्ता 100 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे त्र है जो आधा त्र आधा त और आधा र, ठीक। ज्ञ है जो आधा ज य मैंने ज के लगे क्या होता है, ज में हलांत यानी आधा। उसके बाद य में हलांत यानी य, ठीक। उसके बाद स्र में स में आधा, तलाबे स में आधा और र में आधा, ठीक। कोई दिक्कत, तब क्या बनेगा स्रब। अब एक बात और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किसी भी वर्ण के, किसी भी वर्ण में, ठीक, किसी भी वर्ण, कोई भी वर्ण ले लीजिए, क ख कोई भी ले लीजिए, किसी भी वर्ण में हलंत लगाने पर वर्ण का मान आधा हो जाता है। और हम माने जैसे कि मैथ का एक बार और इसमें बात कर लो, मैथ का एक बार, जैसे कि अगर 10 में 2 से भाग करते थे तो 5 आ जाता था। 4 में 2 से भाग करते थे 2 आ जाता था, यानी जो 2 है क्या कर देता था, ऊपर वाला का मान आधा कर देता था। उसी तरह ये जो हलंत है ये 2 का काम करेगा। जैसे कि क के अगर नीचे लग गया तो इसका मान आधा हो गया, अगर ख के नीचे लग गया तो इसका मान आधा हो गया, ठीक। जिसके नीचे लग गया उसका मान आधा आधा कर देगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ गया। जिसके नीचे लगेगा उसका मान आधा कर देगा। उसके बाद देखिए अल्प प्राण महाप्राण एक वो जो क्या है वर्ण है, ठीक, इसके बारे में पढ़ना है। ये वर्ण है। अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। अल्प प्राण देखिए, अल्प प्राण इस थोड़ा समझिएगा गौर से। अल्प प्राण में किसी भी वर्ग का, वर्ग उस वक्त बताए थे ना, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग। कोई दिक्कत, जैसे मेरे यहाँ पे देख लीजिए क ख ग घ अंगा, ठीक। अब देखिए इसमें क वर्ग है, ठीक, क वर्ग है। तो अल्प प्राण किसी भी वर्ग का पहला, ये वाला पहला हुआ, तीसरा ये वाला हुआ, पांचवा ये वाला हुआ, पहला तीसरा पांचवा को अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण में स्पष्ट व्यंजन भी आते हैं। स्पष्ट व्यंजन उस वक्त याद कीजिए किसको किसको कह रहे थे, वो भी आते हैं। स्पष्ट व्यंजन की संख्या 25 को होती है। सॉरी, स्पष्ट व्यंजन ये थोड़ा हमको मिस्टेक लग रहा है, लेकिन इस पे स्पष्ट व्यंजन लिखा है तो स्पष्ट व्यंजन भी आता है, ठीक। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे स्पष्ट नहीं अंतस्थ व्यंजन होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन होना चाहिए, अंतस्थ व्यंजन होना चाहिए। हमें ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, इसलिए हम यही डाउट पकड़ लिए। देखिए अल्प प्राण में किसी भी वर्ग का, ठीक, किसी भी वर्ग, जैसे कखो के लिए आप जो भी ले सकते हैं, उस वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा यानी विषम संख्या 1 3 5, 1 3 5 वाला जो नंबर है वो अल्प प्राण कहलाता है। और अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन आपको बताया गया था य र ल व, ठीक, इसको बताया गया था। उसके बाद उसमें व्यंजन किसे कहते हैं, सॉरी स फ स ह, इसको बताया गया, ठीक। इसको उसमें व्यंजन बताया गया था, ठीक, उसमें व्यंजन, इसको बताया गया था अंतस्थ व्यंजन, ठीक।
तो अंतस्थ व्यंजन 4 गो और किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा यानी विषम संख्या को लेंगे तो क्या बनेगा? अल्प प्राण बनेगा। और वही महाप्राण किसी भी वर्ग का दूसरा, क्या दूसरा, चौथा, मैंने जो बच जाए दूसरा, चौथा, याद रखिएगा। अल्प प्राण यानी अल्प प्राण यानी विषम, ठीक, अल्प प्राण यानी विषम और महाप्राण यानी सम, ठीक। महाप्राण में 2, 4 यानी दूसरा और 2 और 4 का बात हो रहा है, तो ये महाप्राण जो है सम संख्या का रूप ले रहा है, लेकिन वही अल्प प्राण विषम संख्या का रूप ले रहा है। तो 1, 3, 5 ये जो का है, ये तीनों का है, इसे कहेंगे अल्प प्राण, ठीक, अल्प प्राण, अल्प प्राण। और वही 2 और इतना जो है 2 और 4 ये क्या है? महाप्राण, ठीक। तो महाप्राण सम का मैंने रूप ले रहा है, समझाने के लिए बता रहे हैं। और इसमें उसमें व्यंजन ई वाला 4 गो, उन लोगों का कहता है महाप्राण। और मात्र हल्का सा टॉपिक है, देख लीजिए, उसके बाद वीडियो स्टॉप होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा। अभी मात्र एगो टॉपिक है, देख लीजिए जल्दी से, थोड़ा सा है। तो गाइज लास्ट का जो टॉपिक है आज देखिए, लास्ट का टॉपिक है विद्या विस्तार, यानी विद्या विस्तार चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। उसके बाद करें और वीडियो को छूट गया, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक। और उसके बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, वीडियो कट करके मत भाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको डेली पढ़ाई होता है, ठीक। डेली आपका जो पढ़ाई होता है, अगर आप मान लीजिए कि आप मैथ सुबह वाला मैथ या 2 दिन पहले वाला मैथ खोजना चाहते हैं, जैसे आज हम मैथ पढ़ा दिए, सुबह में क्लास चला लिए, फिर 2 दिन के बाद आप आए कि हमको रिकॉर्डेड वीडियो देखना है, तो हम कहाँ से देखेंगे? तो उसके लिए बना है प्लेलिस्ट। मेरे जब चैनल पे जाइएगा तो वहाँ पे हर एक चीज का, इंग्लिश का भी प्लेलिस्ट बना है, ठीक। मैंने 6 गो है, सबका प्लेलिस्ट बना है। वहाँ पे आपको मिलेगा हिंदी, जो कि जितने दिन का क्लास हुआ है सब प्लेलिस्ट में, हिंदी का हिंदी में रहेगा। उसके बाद आएगा संस्कृत का संस्कृत में रहेगा। मैंने आज संस्कृत का पढ़ाई हुआ है, 2 दिन पहले वाला भी, जितना शुरू से जितना अभी तक पढ़ाई हुआ है सब संस्कृत में रहेगा, लाइन बाय लाइन रहेगा, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। उसके बाद साइंस का भी उसी तरह रहेगा, मैथ का उसी तरह, सबका प्लेलिस्ट बना रहेगा और शुरू से अंत तक रहेगा जो। और उसके बाद एसएसटी का भी वही है। और उसके बाद इंग्लिश, सबका मैंने वही प्लेलिस्ट बनाया गया है। और उसके अनुसार अगर आपको वीडियो देखने में परेशानी हो रही है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जाइए आप प्लेलिस्ट ढूंढिए, आप प्लेलिस्ट को सेव कर लिए, चाहे आप मैंने चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो प्लेलिस्ट में सीधे जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो को, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और ये सब सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हमको तो नहीं लगता है कि आप कमेंट कर पाइएगा समझने के अनुसार। अगर आपको अच्छा लगा तो वेरी गुड जरूर लिखिएगा, ठीक, चाहे नाइस वेस जो आपको लिखने का मन करे जरूर लिखिएगा, ठीक। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।